गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुट जाएंगे और सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज क्लॉक को लास्ट करते हैं। कुछ छोटे छोटे केस और बचे हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद में आज क्लॉक को कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो सारे बच्चे बेटा जल्दी से जुट जाए और बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रॉपर तरीके से टॉपिक को स्टार्ट करके आज क्लॉक को ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल से सेकेंड टॉपिक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज कुछ सिंपल सिंपल से केस और बचे हैं। टाइप नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका था जिसमें एरर वाले क्वेश्चन थे। टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 ये दो सबसे बड़े केस हैं जो काफ़ी टाइम लेते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों को प्रॉपर तरीके से समझ लिया। एक दिन में एक ही केस समझा तो जिससे आपका प्रॉपर तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, खुशी कुमारी, आज क्लॉक का लास्ट होगा, एंड करेंगे आज क्लॉक को। और सिंपल सिंपल से कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको कवर कराने के बाद और इस क्लॉक को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो टाइम बेटा इतना है नहीं, तो सारे बच्चे बेटा प्रॉपर तरीके से क्लास पर आ जाएंगे। बातें हम बाद में करेंगे क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से टॉपिक को फिनिश करना है आज, ठीक है। 2-3 केसेस छोटे छोटे से, बहुत ज़्यादा लंबे केस नहीं है और इतने टफ भी नहीं है जो समझाने में टाइम लगेगा, तो वो आसानी से बेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो स्टार्ट कर ले बेटा आज की क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लॉक को। केस नंबर क्लॉक। क्लॉक में टाइप नंबर 4 की तरफ, टाइप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चौथा केस क्या होता है? मिरर वाले सवाल जो बनते हैं, मिरर वाले जो सवाल बनते हैं, तो जो मिरर वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपके किस टाइप के बनेंगे, कैसे बनते हैं, वो दोनों केस समझाता हूँ। 2 टाइप के मिरर होते हैं। सारे बच्चे अब सामने फोकस करेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी की गुड मॉर्निंग ले ली बेटा। अब सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से क्लास पर फोकस करेंगे क्योंकि हमें आज 2-3 केस समझने हैं और सिंपल सिंपल से केस हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा नहीं उनको समझने में, और हमारे पास प्रॉपर टाइम है, हम आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। ये उन एग्जामों में बनते हैं जैसे कुछ छोटे छोटे एग्जाम होते हैं। मान लो आपके प्री टाइप के एग्जामों में ऐसे सवाल देखने को मिल सकता है जो आज की क्लास में मैं करा रहा हूँ, ठीक है। टाइप नंबर जो 3 कराई थी मैंने, एरर वाले क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ये सवाल लगभग मेंस में बनते थे, तो मेंस के केस की वजह से मैंने आपको वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। अब टाइप नंबर 4 को समझ लेते हैं, मिरर वाले सवाल। 2 टाइप के मिरर बनेंगे। एक होता है बेटा हमारा वर्टिकल, पहला, जिसको हम लंबवत दर्पण बोलते हैं, लंबवत दर्पण। इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल मिरर, वर्टिकल मिरर। सारे बच्चे सामने देखते रहेंगे, नोट करते रहेंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास होता है क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण। इसको बेटा हम बोलते हैं हॉरिजेंटल मिरर, हॉरिजेंटल मिरर। 2 टाइप के मिरर बनेंगे और दोनों टाइप के मिररों के सवाल कैसे आते हैं उनको समझाता हूं। वर्टिकल होगा तो आपकी ये घड़ी बना दी और साइड से मिरर अगर दीवार पे लगा हुआ इस तरीके से खड़ा हुआ मिरर है तो ये आपका वर्टिकल मिरर होता है। इस तरीके से इमेज कुछ वर्टिकल मिरर की बनती है, ठीक है बच्चे। क्षैतिज दर्पण का मतलब होता है, हॉरिजेंटल का मतलब मिरर ऊपर बना हुआ, सॉरी घड़ी ऊपर बनी हुई है, तो मिरर को अगर नीचे लगा दूं तो जो इमेज बनेगी ये आपकी हॉरिजेंटल हो जाती है। इसको दूसरी भाषा में बेटा हम जल प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, जल प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। क्षैतिज दर्पण को हम वाटर इमेज भी कहते हैं। कहीं पर भी अगर वाटर इमेज लिखा हुआ आ जाए तो समझ लेना बेटा वो क्षैतिज दर्पण का एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो दोनों टॉपिकों को समझ लेते हैं। एक होता है हमारे पास वर्टिकल और एक होता है बेटा हमारे पास हॉरिजेंटल। हम दोनों को अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं और ये बहुत सिंपल केस होते हैं। डायरेक्ट आपको समझा दूंगा, आप डायरेक्ट आंसर निकालना शुरू कर देंगे। बहुत सारे बच्चे को तो आंसर बेटा अभी से कॉन्सेप्ट पता है कि वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मिरर का क्या होता है, सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को पता भी है, कुछ बच्चों को नहीं भी पता, उनके लिए भी क्लियर हो जाएगा बेटा ऐसा, ठीक है बच्चे। तो समझ लेते हैं बेटा, वर्टिकल होगा तो साइड से मिरर इस तरीके से साइड से खड़ा हुआ होगा। आप ये मान के चलो जो हम घर में मिरर यूज करते हैं, किसी दीवार पर, किसी भी वॉल पर बेटा मिरर लगा दो बड़ा सा और अपने आप को सामने खड़े हो जाओ मिरर के सामने, और अपनी इमेज जो मिरर में बनेगी वो हमेशा लंबवत दर्पण वर्टिकल मिरर वाली होती है, वो ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है बच्चे। क्षैतिज दर्पण का मतलब होता है बेटा उल्टी हो जाती है, उसमें क्लॉक जस्ट उल्टी हो जाएगी।
इसको हम बेटा वाटर इमेज बोलते हैं, इसको बेटा हम वाटर इमेज बोलते हैं। पानी की वाली जो इमेज बनती है बेटा जल प्रतिबिंब, आप कभी भी देखना बेटा, पानी बहुत सारा भरा हो, नदी के पुल के ऊपर खड़े हो जाना, और नदी के पुल के ऊपर खड़े होके बेटा जैसे हम पानी में अंदर की तरफ देखेंगे, जैसे नदी के पुल के ऊपर से पानी में अंदर की तरफ देखेंगे, तो पानी में जो हमारी इमेज बनेगी वो बेटा उल्टी बन जाएगी, पलट जाती है। तो क्षैतिज दर्पण में जो इमेज बनेगी वो विपरीत हो जाएगी, जस्ट ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो इसमें जो केस बनेगा वो अप का हो जाएगा डाउन, और डाउन का हो जाएगा बेटा अप। ये दोनों केस बदल जाएंगे बच्चे। और इसमें जो घड़ी यूज की जाती है वो हमेशा यही वाली घड़ी यूज की जाती है जो मैंने डैश लगा दी है, ये डैश वाली घड़ी यूज की जाती है बच्चे, ठीक है। मिरर इमेज में इसमें लेफ्ट राइट बदल जाते हैं, इसमें बेटा लेफ्ट राइट बदल जाते हैं, फिर लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। आपके घर पे कभी भी मिरर लगा होगा और अपनी वॉल पे मिरर लगा लेना, और सामने बेटा राइट बैठ कर बेटा पढ़ना, तो राइट साइड से अगर राइट हैंड से लिखोगे तो मिरर में आपको ऐसा दिखेगा कि आप लेफ्ट से लिख रहे हो। तो अब अगर राइट से लिखोगे तो मिरर में लेफ्ट से दिखेगा, अगर लेफ्ट से लिखूंगा तो मिरर में राइट से दिखेगा। तो वर्टिकल मिरर में लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको कुछ भी समझने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल से पॉइंट बने हुए हैं, तो डायरेक्ट पॉइंट याद कर लो, डायरेक्ट आंसर बनता रहता है। अगर कभी लंबवत दर्पण का सवाल आ जाए तो बेटा हम उसको क्या करते हैं, किसी भी समय को 11:60 से घटा दो, तो बेटा जो हमारा समय बनता है वो आपका डायरेक्ट वर्टिकल टाइम बन जाता है, वर्टिकल टाइम डायरेक्ट बन जाता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, सारे आंसर निकलते रहेंगे। 11:60 का मतलब बेटा 12 बजे होता है, ध्यान रखना। 11:60 का मतलब हम 12 बजे बोलते हैं, अगर 12 बजे में से 12 घंटे में से माइनस कर देते हैं तो सीधे सीधे याद रखो बेटा, ठीक है। तो जैसे ही 12 बजे से किसी भी समय को माइनस करोगे तो कोई भी समय बेटा 00 मिनट में से माइनस मिनट होंगी नहीं, तो यहां से बेटा हम 1 घंटे को इधर ले जाते हैं, तो 12 बजे को ही हम 11:60 बोल देते हैं, ठीक है। अगर 11:60 से वैल्यू माइनस नहीं हो तो उस वैल्यू को बेटा 23:60 से माइनस कर देते हैं, तो हम 23:60 से किसी भी टाइम को माइनस कर देते हैं, तो जो इसका आंसर बनता है वो वर्टिकल टाइम डायरेक्ट बन जाता है बेटा, वो वर्टिकल टाइम आपका डायरेक्ट बन जाता है। ये दो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद रखो, जब जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो वहां पर बेटा हम डायरेक्ट लगा देंगे 23:60। 11:60 से माइनस हो जाए तो अच्छी बात, माइनस कर लेना, माइनस नहीं हो तो 23:60 से माइनस कर लेना। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके वर्टिकल मिरर के, लंबवत दर्पण के, ठीक है बच्चा। ये केस अलग होगा। सेकेंड केस, क्षैतिज दर्पण। अगर जल प्रतिबिंब पूछे, अगर क्षैतिज दर्पण पूछे, मिरर सॉरी जल प्रतिबिंब वाटर इमेज, तो 18:30 से माइनस कर देते हैं, 18:30 से माइनस कर देते हैं। 18:30 से किसी भी समय को माइनस करने पर हमारा डायरेक्ट बेटा वाटर इमेज बन जाती है, वाटर इमेज बन जाती है, वाटर टाइम बन जाता है, वाटर टाइम या वाटर इमेज कह सकते हो, डायरेक्ट बन जाती है बेटा, ये भी कर सकते हो 18:30 से माइनस करने पर। इस टाइप के सवाल एक दो में करा दूंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। तो ये दोनों बातें मैंने अलग अलग बता दी हैं बेटा, ये दोनों बातें मैंने आपको अलग अलग बता दी हैं, इनको दोनों को अलग अलग समझ लेंगे। एक साथ इसलिए कराइए क्योंकि किसी बच्चे का कंफ्यूजन नहीं रहे। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में क्या करते हैं कि 18:30 यहां लगा देंगे, 11:60 वहां लगा देंगे, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। वाटर इमेज के लिए एक ही कॉन्सेप्ट होता है 18:30, और वर्टिकल मिरर के लिए एक ही कॉन्सेप्ट होता है 11:60 और 23:60, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। किसी एग्जाम्पल करा रहा हूं बच्चे, करा रहा हूं, रुक जाओ, वेट कर लो। किसी भी क्वेश्चन में अगर बेटा कुछ भी नहीं लिखा, न तो वर्टिकल लिखा न हॉरिजॉन्टल लिखा, कभी कभी सवाल ऐसा भी बनेगा, कभी कभी सवाल बेटा ऐसा भी बनेगा, तो न तो वर्टिकल लिखा न हॉरिजॉन्टल लिखा, केवल मिरर लिखा है, केवल बच्चे मिरर लिखा है। तो अगर किसी किसी क्वेश्चन में केवल मिरर लिख के दे दे बच्चे, किसी किसी क्वेश्चन में अगर केवल मिरर लिख के दे दे कि केवल मिरर में देखने पे क्या समय प्रतीत होगा, तो हमेशा बेटा उस मिरर को वर्टिकल मिरर मान लेना, वर्टिकल मिरर मान लेना। अगर न तो वर्टिकल लिखा हो न हॉरिजॉन्टल लिखा हो, कुछ भी नहीं लिखा हो, केवल दर्पण लिखा हो, केवल दर्पण लिखा हो, तो हम उसको क्या करते हैं बेटा, वर्टिकल मिरर मान लेते हैं, हमेशा वर्टिकल मिरर। एग्जाम्पल कैसे आएंगे बेटा बता देता हूं, सवाल के एग्जाम्पल कैसे आएंगे बता देता हूं बेटा। 18:30 से माइनस करने पर, 18:30 से माइनस करने पर किसी भी टाइम को वाटर टाइम पता चल जाता है, हॉरिजॉन्टल टाइम पता चल जाता है, ठीक है। अगर 30 से माइनस नहीं हो, कोई वैल्यू जब ऐसी आ जाए जो 30 से माइनस नहीं हो, तो बेटा यहां से 1 घंटे को कैरी कर लेना। 18:30 को दूसरी भाषा में 17:90 भी लिख सकता हूं बेटा, 17:90 भी लिख सकता हूं बेटा, ध्यान रखना। 17:90 और 18:30 का मतलब बेटा एक ही होता है, डायरेक्ट याद रखना बेटा। ये बात सभी बच्चों को पता है क्या, ये बात सभी बच्चों को पता है। अगर कैसे 18:30 से माइनस करेंगे, समय माइनस हो जाए तो अच्छी बात, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है बेटा, जैसे मैंने लिख दिया बेटा, मेरे सामने आ गया 8:40, 8:40 आ गया। अब 40 में से तो बेटा 30 में से 40 तो माइनस होगा नहीं,
तो ऐसी कंडीशन में बेटा हम 1 घंटा उधर कर लेते हैं। तो जब 1 घंटा उधर जाएगा तो 60 मिनट गई बेटा, तो 60 और 30 कितना हो गया सर 90, और इधर हो गया 70, तो 70-90 मान लेते हैं उस कंडीशन में। ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। 70-90 में से किसी भी समय को माइनस कर दो तो वाटर टाइम डायरेक्ट पता चल जाता है। ये 2 एग्जाम्पल याद रखना, सारे क्वेश्चन अपने आप निकलते रहेंगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम्पल में ये देख लो बेटा। पहला सवाल आपके सामने, और स्पीड से सभी बच्चे जल्दी से बता दो। क्वेश्चन कह रहा है ए क्लॉक सो 3:10, 3:10 हो रहे हैं घड़ी में। किसी भी घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो 3:10 हो रहा है। इफ इट इज सीन इन द मिरर द टाइम सीन विल बी। तो घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब पूछा। अब देखो दर्पण का नाम नहीं लिया उसने, केवल उसने पूछा यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। अब उसने न तो ये बोला कि सर वर्टिकल है, न तो वर्टिकल बोला, न ये बोला सर कि ये हॉरिजेंटल है, न तो उसने हॉरिजेंटल बोला। तो किसी भी केस में अगर वर्टिकल हॉरिजेंटल कुछ नहीं बोले तो हमेशा सवाल किसका मानेंगे, वर्टिकल का मानेंगे। डायरेक्ट क्या करो 11:30 से माइनस कर दो, डायरेक्ट क्या करो 11:30 से माइनस कर दो। सर 30 से 10 जाएगा सर 20 बचा, 11 से 3 गया सर 8 बचा, तो 8:20 हो जाएंगी। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है अभी, 3:10 हो रहे थे, 3:10 हो रहे थे, 11:60 से माइनस कर दो बेटा, गलत कर दिया, 11:60 से माइनस कर दो तो बेटा कितना बचेगा 50 बचेगा, और यहाँ कितना बेटेगा 8, तो 8:50 इसका राइट आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चे कितना बनेगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो 11:60 से हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो ये सिंपल सवाल होते हैं, जब भी ऐसे सवाल आएंगे आप आसानी से लगा सकते हो। एक अगला सवाल और कर देंगे, जल्दी से बता दो सारे बच्चे, सिंपल सिंपल सवाल है जल्दी से कर दो। मेरी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं बेटा, मेरी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं। तो आपका इस दर्पण में देखने पर, इसे दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा, जल्दी से बता दो बेटा। दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा, ये जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी बताएंगे बेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दे बेटा। क्या करेंगे बेटा, 11:55 हो रहे हैं बेटा, 11:55 हो रहे हैं। या तो 11:60 से माइनस कर लो या 23:60 से, आपका मन करे तो 23:60 से माइनस कर देता हूं, तो 23:60 से माइनस कर लो। माइनस करना है 11:60 से, कुछ बच्चे 11:60 से माइनस करना चाहते हैं तो 11:60 से भी कर सकते हो बेटा, 11:60 से भी कर सकते हो। जैसा देखो कैसे भी कर लो, आंसर दोनों कंडीशन में एक ही आएगा। किसी से भी कर सकते हो बेटा, किसी से भी कर सकते हो। 60 से बेटा 55 गया बेटा, 5 बचा, ठीक है। और 23 से जब 11 जाएगा तो सर 12 आएगा, तो 12 5 बनेगा। चाहे इससे कर लो, 60 से बेटा 55 गया 5 बचा, और 11 से 11 गया बेटा 0 बचा। तो 0 बच के, 0 का मतलब भी बेटा 12 ही होता है, और 12 का मतलब भी 0 ही होता है। ये दोनों बातें सभी बच्चे जानते हो। ऑप्शन में क्या मिल रहा है, क्या 12 5 मिल रहा है, 12 5 देखो इसमें है नहीं, 0 5 है, तो 0 5 का मतलब भी बेटा 12 ही बजे होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा सी बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी बन जाएगा। तो कुछ बच्चे पूछ रहे सर 23:60 से क्यों नहीं घटाया, भाई किसी से भी घटा लो, क्या फर्क पड़ रहा है, जो अच्छा लगे। अगर 11:60 से घट जाए तो 11:60 से घटा देना, 11:60 से नहीं घटेगा तो 23:60 से घटा देंगे। कभी कभी समय 12 बजे के बाद का आ जाए, 13 बजने लगते हैं, कभी कभी 14 बजने लगते हैं, 15 बजने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम 23:60 का यूज करते हैं। सिंपल सी बात होती है। ये छोटी छोटी बातें पूछते हो बेटा, क्या कर रहे हो, छोटी छोटी बातें पूछते हो। अगला सवाल, 20:15 हो रही है, देखो चेक कर लो बेटा, अब 20:15 हो रही है। सवाल कह रहा है कि इसे दर्पण में देखने पे क्या समय प्रतीत होगा। अब 11:60 से तो माइनस हो नहीं सकता, तो उस कंडीशन में बेटा क्या करेंगे, 23:60 से माइनस कर देंगे, 23:60 से माइनस कर देंगे। 60 से 15 गया बेटा, कितना बचा 45 बचेगा सर। 23 में से 20 गया सर, कितना बचा 3 बचा। तो करेक्ट आंसर बेटा कितना बन जाएगा, 3:45, 3:45। ए इज द राइट आंसर, खत्म सवाल। एक एक लाइन के सवाल है, तो ऐसे सवाल कभी भी आएंगे, आप लगातार ऐसे कर सकते हो। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक आसान सवाल होता है, किसी भी एग्जाम में आएगा, आप आसानी से पता कर लेंगे। ठीक है बेटा, अगला सवाल, ये आपके लिए HW होगा, आप लगा लेना, सिंपल सवाल है, बार बार कराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, इस सवाल को कर दो बेटा। एक ये सवाल अच्छा है, किसी घड़ी में 7:46 से 4/11 हो रहे हैं, इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। कोई बच्चा जल्दी से इसका आंसर बताएगा, कोई भी बच्चा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। किसी घड़ी में 7:46 से 4/11 हो रहे हैं,
यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो क्या समय प्रतीत होगा? इसका आंसर कितना होगा? जल्दी बताएं बेटा, इस क्वेश्चन को जल्दी से बता दो क्या बनेगा। और ऑप्शन बेटा डी आ रहा है, 7:46 से ही, 7:46 से ही 4/11 हो रहे हैं। अब इसको मैंने दर्पण में देखा तो बेटा क्या करूंगा, 11:60 से माइनस कर दूंगा। 11:60 से माइनस कर दो, दर्पण में देखना है तो सीधे सीधे 11:60 से माइनस कर दो। अब देखो 11 में से 7 गया बेटा, कितना बचेगा सर? 4 बचेगा। सर कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो बेटा 4 तो ये आना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। अब 4 आएगा तो 4 बजना एक ही ऑप्शन में हो रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में हो ही नहीं रहा। इसमें 3 बज रहे हैं, पहला वाला ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें देखो 3 बज रहे हैं, ये हो नहीं सकता। इसमें 6 बज रहे हैं, ये हो नहीं सकता। इसमें 5 बज रहे हैं, ये हो नहीं सकता। इसमें 4 बज रहे हैं, तो यही ऑप्शन सही हो गया, यही ऑप्शन सही हो गया। क्योंकि 11 में से 7 गया, 4 बजेंगे। अब 60 में से 40 मिनट माइनस करोगे, पहले 60 में से 46 माइनस कर लिया करो। 40 माइनस कर लो सर, कितना बचा सर? 14 बचा। तो 14 बचा, ठीक है सर। 14 तो ये आ गया। अब 4/11 और माइनस करना है। इसमें से इसको 14 को एक और घटा दो बेटा, एक में से 4/11 और माइनस कर दूंगा तो 11 1 11, 4 गया, कितना बचा बेटा? 7। तो आपकी वैल्यू बनेगी 7/11। तो ये हो जाएगा बेटा 13 से ही 7/11 हो जाएगा, 13 से ही 7/11 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चा डी बनेगा, करेक्ट ऑप्शन डी बन जाएगा। रवि कुमार बघेल कहते हैं सर आपके द्वारा बताया गया मैसेज ऑप्शन हिट काफी हेल्पफुल रहा। बेटा आपका एग्जाम हो गया, रवि कुमार बघेल आपका CHSL का एग्जाम हो गया, इसका मतलब समझ में नहीं आया बेटा। माइनस करना भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करोगे हैं? माइनस करना भी समझ में नहीं आ रहा भाई। देखो 60 में से 46 माइनस कर दो, जब 60 में से 46 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा बेटा? 14 बचा। तो 14 तो ये हो गया, ठीक है बच्चे। अब 4/11 और माइनस करना है, 4/11 और माइनस करना है। तो इस 14 में से 4/11 और माइनस कर दो बेटा। तो इस 14 को बेटा मैं 13 से ही 1/1 लिख सकता हूं, 13 से ही 1/1 लिख सकता हूं, ठीक। तो 13 तो ये हो गया। अब एक में से 4/11 माइनस करूंगा तो 11 1 11, 11 में से 4 गया, कितना बचा? 13 से ही 7/11 नहीं बचेगा। ये बेसिक कैलकुलेशन भी समझानी पड़ेगी बेटा आपको। रवि कुमार बघेल कहते हैं सर पेपर हो गया बेटा, बहुत सुंदर बेटा। सर कल इतने इजी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, क्या बताऊं आपको बेटा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एसएससी की रीजनिंग बहुत सिंपल आती है। अब जैसे ये सीजीएल का बैच है, अब सीजीएल वाले बच्चे भी जब रीजनिंग देने जाएंगे ना तो उनको रीजनिंग बहुत आसान लगेगी बेटा। निपुण सिंह कहते हैं सर 25 में से 25 क्वेश्चन बना दिया, बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि जितने भी हमारे स्टूडेंट पेपर देने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, उन सभी बच्चों का एग्जाम रीजनिंग का तो सुपर डुपर होना है बेटा। 25 में से 25 का स्कोर का जो हमारा टारगेट था वो सारे बच्चे अचीव करेंगे, ठीक है। और रवि कुमार बघेल का भी पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और निपुण का भी पेपर ठीक हुआ है, 25 में से 25 क्वेश्चन बना दिए, बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर। ठीक है बच्चे, इसका मतलब रवि कुमार बघेल आपका स्कोर ठीक ठाक बना है। रीजनिंग बेटा सीजी एसएससी में इजी आती है। आप रीजनिंग बेटा सर बहुत इजी आती है बेटा, बहुत इजी आती है। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा आपकी कमेंट देख करके, पेपर बहुत अच्छा गया। जितनी हम लोगों ने मेहनत की थी लगातार 10+2 के लिए, तो जितने भी बच्चे 10+2 का पेपर देके आ रहे हैं वो सारे बच्चे जो फीडबैक देते हैं ना कि सर पेपर बहुत अच्छा गया, आपने जितना कराया वो सब मिला, एग्जाम में पेपर बहुत सिंपल आया था। ये सेंटेंस तब सुनने को मिलते हैं जब बच्चों के पेपर अच्छे होते हैं, ठीक। किसी भी बच्चे का जब पेपर अच्छा बन जाता है तब ये सेंटेंस सुनने को मिलते हैं, और इसी से ऐसे सेंटेंस को सुनने के लिए हम लगातार आपके साथ मेहनत करते हैं बच्चा, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरीके से कमेंट करते हैं कि पेपर बहुत अच्छा गया, जितना एग्जाम में सॉरी क्लास में कराया गया वो सारा क्वेश्चन अगर मैच करता है बेटा आपके एग्जाम में तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पर, ठीक है बेटा। तो सारे बच्चे इसी तरीके से लगते लगे रहो बेटा।
जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है वो काफी अच्छा जा रहा है एग्जाम, हमारे सारे बच्चों के एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे हैं। और जिन बच्चों के बचे हुए एग्जाम हैं, अभी रह गए एग्जाम, वो भी सारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है बच्चे, हमें सभी बच्चों से ये उम्मीद है कि सभी बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। 11 जुलाई तक जो रेगुलर एग्जाम चलेंगे CHSL के, वो 11 जुलाई तक बैक टू बैक बेटा ये इसी तरीके से फीडबैक आ रहा है। सारे बच्चों का फीडबैक इसी तरीके से बनना है और क्वेश्चन बेटा आप आसानी से बना पा रहे हो। 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा बेटा? मैंने बोला था ना सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। एक कितना आसान सवाल आया है, तो ये एक एक लाइन के सवाल होते हैं बेटा। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको देखने को वहां पर मिलेंगे बेटा। ठीक है बच्चे, 2 क्वेश्चन डाइस से थे। डाइस तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से करा दिया था बेटा, प्रॉपर तरीके से डाइस करा के भेजा था, इसलिए। सम्राट महेंद्र बेटा, बता रहा हूं बेटा, आगे बता रहा हूं। फीडबैक भी लेना बहुत जरूरी होता है बेटा, किस तरीके से एग्जाम बन रहे हैं, CHSL के एग्जाम किस तरीके से जा रहे हैं, ये वाला फीडबैक भी लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम जितना करा रहे हैं उतना एग्जाम में बन भी रहा है नहीं बन भी रहा है, या हम ऐसे ही पढ़ते चले जा रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, तो CHSL के फीडबैक से आपको ये आइडिया सभी बच्चों को लग जाएगा कि कितना कितना क्लास नोट से आपका प्रॉपर तरीके से एग्जाम में बन जाता है। ठीक है बच्चे, लगातार पढ़ते रहो, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, टेंशन मत लिया करो बच्चे। बिल्कुल बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला था ओपन डाइस और मोर देन 2 डाइस से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको पहले बताई होंगी और आपने आसानी से कवर की होंगी बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बेटा आपके लिए HW रहेगा, ये वाला क्वेश्चन भी बेटा आपके लिए HW रहेगा। ठीक, उसके बाद वाटर मेज पर आ जाते हैं। ये वाटर मेज का सवाल है। वाटर मेज का सवाल कैसा आएगा, सामने देखो बेटा, सारे बच्चे अब सामने देखेंगे। वाटर मेज का सवाल बन गया, क्वेश्चन कैसे कह रहा है बेटा समझ लेते हैं। इसका जल्दी से आंसर बता दो। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु बिंदु लगा दिए, वही वाली कंडीशन है बेटा। 3, 6, 9, 12 की जगह पर बिंदु पॉइंट लगा दिए, देखो ऐसे ऐसे पॉइंट लगे हुए हैं। ठीक है, इस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। उल्टा का मतलब बेटा, जैसे ही उसने बोला मिरर के सामने रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करते ही बेटा वो वाटर मेज की कहानी में पहुंच जाता है। लैंग्वेज कुछ इस तरीके से लगी होगी। ठीक, वाटर मेज की कहानी में पहुंच जाता है। जैसे ही हम इसको उल्टा रखेंगे, मिरर के सामने उल्टा रखेंगे, तो वाटर मेज की कहानी बन जाएगी। तो इसने पूछा है कि अगर घड़ी में बेटा कितना समय दिख रहा है बेटा, एक व्यक्ति घड़ी के प्रतिबिंब में 1:30 समय देख रहा है, 1:30 समय देख रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा? कुछ मत करो, उल्टा करने का मतलब है वाटर इमेज का सवाल है, जैसे उल्टा बोलेगा वाटर इमेज का सवाल है। 18:30 से माइनस कर दो, 1:30 18:30 से माइनस कर दो सर, 30 में से 30 गया सर, 0 बचेगा। 18 में से 1 गया सर, 17 बचेगा। तो 17 बच जाएंगे सर, 17 बज जाएंगे। और 17 बजे ऑप्शन में है नहीं, तो 17 बजने का मतलब कितना होता है सर? 5 होते हैं, 5 बज जाएंगे। करेक्ट आंसर बेटा ए बन जाएगा, खत्म सवाल। करेक्ट ऑप्शन बच्चा ए बन जाएगा, खत्म सवाल। क्लियर सभी बच्चों को? तो अगर वाटर इमेज का सवाल आएगा तो लैंग्वेज सबके सामने लिखी हुई है और आप आसानी से आंसर लगा देंगे। एक सवाल और कराऊंगा, उसके बाद बेटा आपका HW वर्क दे दूंगा। इस सवाल को जल्दी से और कर दो, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन बेटा आप आसानी से लगा सकते हो। कुछ नहीं करना, 18:30 से और 11:60 से माइनस करना है, और माइनस करना दुनिया का सबसे आसान काम है। आप आसानी से इस काम को कर सकते हो। इस क्वेश्चन को जल्दी से और कर दो, उसके बाद हम नेक्स्ट केस की तरफ डायरेक्ट बढ़ जाते हैं। जल्दी से बता दो बेटा, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। जैसे ही बोल रहे उल्टा रखा गया है, उल्टा रखने का मतलब बेटा हॉरिजॉन्टल इमेज बन जाएगी, वाटर इमेज बन जाएगी। तुरंत समझ जाओ बेटा, वाटर इमेज बन जाएगी। ठीक है, एक व्यक्ति के घड़ी के प्रतिबिंब में 1:50 हो रहा है, तो कुछ मत करो, 18:30 से 1:50 माइनस कर दो, 1:50 माइनस कर दो सर। 30 से 50 माइनस होते नहीं है, तो क्या करेंगे? 18:30 की जगह पे बेटा क्या यूज कर लो? 17:90 यूज कर सकते हो। 17:90 लिख सकता हूँ, 17:90 लिख सकते हो, क्योंकि 1 घंटा उधर जाएगा। 90 में से 50 गया सर, 40 बचा। ठीक है बच्चे, और 17 से 1 गया बेटा, 16 बचा। तो 16:40 का मतलब कितना होता है बेटा? 16 बजे का मतलब कितना होता है बेटा? 16 बजे का मतलब होता है 4:40। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा 4:40 बनेगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर।
कुछ बच्चे ए लगा रहे हैं, इतनी छोटी छोटी गलती कर देते हो। हाँ, माइनस करने में भी दिक्कत आती है। हाँ बेटा, इसको याद करना पड़ेगा। 1830 से ही 1830 को ही हम 1760 बोलते हैं बेटा। ये वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट था, मैंने अभी लिखाई तो थे दोनों कॉन्सेप्ट बेटा। 1830 से ही को ही हम 1790 बोलते हैं। कैसे बना? 18 से 1 घंटा जब उधर लेके जाएंगे तो 60 मिनट जाएंगी, 60 मिनट ये, 30 मिनट ऑलरेडी थी, तो 60 और 30 कितनी होगी? 90। और यहाँ 18 से जब 1 घंटा चला गया तो कितने घंटे रह गए बेटा? 17। तो 1830 को ही 1790 बोलते हैं माइनस करने के केस में। ये बात आपको प्रॉपर तरीके से सभी बच्चों को पता होगी, तो ये प्रैक्टिस करा देता हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे? आज तो बेटा लगेंगे, सारे क्वेश्चन लगेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए HW होगा। कुछ सवाल बेटा मैं आपके लिए HW दे देता हूं। अब ये सवाल आप माइनस करना है, आप आराम से कर लोगे घर पे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाते हैं। यहां तक आपके सवाल लगा लेना, 2 सवाल मैंने HW में दे दिए हैं, वाटर इमेज के सवाल हैं, आप आसानी से लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप को और समझ लेते हैं, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, कुछ केस एक्स्ट्रा और बनते हैं। सर टाइप नंबर 5, कुछ केस एक्स्ट्रा और बनते हैं क्लॉक में, जिसको हम अलग से बोलते हैं। तो ऐसे सवाल कैसे बनेंगे? कुछ एक्स्ट्रा सवाल और बनते हैं, वो सवाल भी इसी टाइप में बेटा बनाऊंगा। टाइप नंबर 5 में आपके प्रॉपर तरीके से बना दूंगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे बेटा समझ लेते हैं। सवाल आपके सामने है, बजने वाला क्वेश्चन है। एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में घड़ी कितना समय लेगी? इस टाइप के सवाल भी अगर आपके सामने कभी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो ये कैसे करते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी जानते हैं। कोई बच्चा पहले सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं। जल्दी से कर दो बेटा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बेटा बता दो। एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। एक घड़ी बेटा 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी? कोई बच्चा बता सकता है? कुछ बच्चे तो डायरेक्ट सवाल कर देते, सर 12 बार बजने में अगर 33 सेकंड का समय ले रही है, तो सर 8 बार बजने में तो 33 बट्टे 12 गुणा 8 कर दो, आंसर आएगा। कुछ बच्चे तो मैथ डायरेक्ट लगा देते हैं, 4 से काट दो सर 3 बार, 4 से काट दो सर 2 बार, और 2 से काट दो बेटा 11 बार, 11 दूनी 22 लगा देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं और 22 ऑप्शन में मिल जाएगा, टिक कर देंगे। लेकिन बेटा ये तरीका गलत है, ऐसे सवाल नहीं होता ये वाला। इतना सवाल सरल होता तो बेटा ऐसे नहीं पूछा जाता, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं लगाया जा सकता, ऐसे सवाल नहीं होता बेटा। बजने का मतलब समझाता हूं, होता क्या है। पहली बार टन किया, टन इसको बोलते, बजने का मतलब टन। दूसरी बार टन किया, तीसरी बार टन किया, चौथी बार टन किया, तो कॉन्सेप्ट समझो क्या है। अगर मैं बोलूं 4 बार बजी, तो जब पहली बार टन किया तो टाइम बीच का आया T1 ये रहा, फिर दूसरी बार टन किया फिर T2 टाइम ये बनेगा, फिर तीसरी बार टन किया फिर T3 टाइम ये बनेगा, फिर चौथी बार टन किया और खत्म हो गया सवाल। सुनना सवाल को, अगर मैं बोलूं घड़ी में कि 4 बार बजने में 10 मिनट लगे, तो 10 मिनट कौन से? T1 T2 T3 बीच का समय तो होगा बेटा। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले गैप पता करते हैं कि अगर 4 बार बजेगी तो बीच का जो अंतराल होगा, जो गैप होगा, ये अंतराल बीच का टाइम का अंतराल ये वाला, ये कितने बनेंगे? तो ये हमेशा जितने बार बजेगी उसमें से हमेशा एक कम होंगी, समझ लो। अगर 4 बार घड़ी बजेगी तो अंतराल होंगे 3, अगर 10 बार घड़ी बजेगी तो अंतराल होंगे 9, अगर 20 बार घड़ी बजेगी तो अंतराल होंगे 19। हमेशा एक कम होता है, एक कम होता है। इस कॉन्सेप्ट से समझ लो, इस कॉन्सेप्ट से आपको मैंने प्रॉपर समझा दिया। मैंने बोला 1 2 3 4, मान लो घड़ी 5 बार बज रही है, 5 बार टर्न कर दिया, तो डिफरेंस कितने आ रहे हैं बेटा? 4। T1 T2 T3 T4 डिफरेंस कितने आ रहे हैं बेटा? 4। 5 बार बजेगी तो 4 का डिफरेंस आएगा, 10 बार बजेगी तो 9 का डिफरेंस आएगा, 15 बार बजेगी तो 14 का डिफरेंस आएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, और इसी कॉन्सेप्ट से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, बना देते हैं बेटा। 12 बार बजने में, 12 बार बजने में समय लगा 33 सेकंड का, सवाल ये कह रहा है बेटा, ठीक है। तो 8 बार बजने में, 8 बार बजने में समय कितना लगेगा, ये बात पता करनी है। अब देखना बेटा, 12 बार बजेगी तो डिफरेंस अंतराल कितने बनेंगे सर? 11 अंतराल बनेंगे। ये अंतराल -1 कर दिया करो बेटा, -1। 8 बार बजेगी तो -1, एक अंतराल कम हो जाएगा सर, अंतराल कितने हो जाएंगे सर? 7 हो जाएंगे, 7 का डिफरेंस आ जाएगा। तो बस कर दो,
11 की वैल्यू 33 सर कितने गुना? सर 3 गुना। 11 की वैल्यू 33 सर कितने गुना? 3 गुना। तो 7 की वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी। 7 या कितना बन जाएगा? 21 सेकंड बन जाएगा। और यही इस सवाल का राइट आंसर है। तो जितने भी बच्चे 22 सेकंड जल्दबाजी में लगा जाते हैं उन सभी बच्चों का आंसर ये गलत बन जाता है। तो ये रियल जो कॉन्सेप्ट बनता है बच्चा, वो कुछ इस तरीके से बनता है। हमेशा एक कम करके ही, माइनस करके ही सॉल्व करना, तभी बनेगा, अदरवाइज ये सवाल गलत हो जाएगा। कम क्यों करते हैं इसका रीजन मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया। कम क्यों करते हैं ये रीजन मैंने आपको समझा दिया बेटा, ठीक है। 18-30 से बेटा 18-30 ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। उल्टा करने के लिए 18-30 से ही माइनस करना पड़ता है। एक बार और समझा दीजिए, समझ लो बेटा। अगले क्वेश्चन पे एक और समझा दूंगा। एक सवाल बेटा ऐसा और करा देता हूं, जिस बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा अच्छी बात, जिसका नहीं क्लियर हुआ एक क्वेश्चन बेटा मैं और बता देता हूं, एक क्वेश्चन बेटा मैं और बता देता हूं। अगला सवाल एक और देख लो, एक ही सवाल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक सवाल मैं और बता देता हूं, अलग से बना देता हूं। एक घड़ी, सेकंड क्वेश्चन यहां बना देता हूं। मैंने बोला बेटा एक घड़ी 15 बार बजने में 56 सेकंड का समय लेती है। 56 सेकंड का समय लेती है। तो आपको यह पता करना है कि 9 बार बजने में घड़ी कितने मिनट का समय लेगी, यह बात पता करनी है। तो कोई बच्चा इसका आंसर बता सकता है? जल्दी से बता दो। एक घड़ी 15 बार बजने में अगर 56 सेकंड का समय लेती है तो 9 बार बजने में घड़ी कितना समय लेगी? तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते। अगर 15 बार बज रही है तो जो डिफरेंस बनेंगे बेटा एक कम बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा? 14। यहां 14 कर लेना। 9 बार बजानी है तो जो डिफरेंस बनेंगे बच्चे वो 8 बनेंगे। एक कम कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। एक कम क्यों करते हैं इसका रीजन मैं अभी आपको बता के गया था। एक कम क्यों करते हैं इसका रीजन बता के गया था, क्योंकि हमें अंतराल पता करने होते हैं। भाई टन करके देख लो, मैंने पहला टन किया, टन 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 टन, 4 टन किए। तो 4 टन करने में जो बीच का जो गैप बनना है वो 3 बनेंगे। हमेशा याद रखो, एक कम होता है। तो 15 टन करने में 14 गैप और 9 टन करने में 8 गैप। तो 14 की वैल्यू 56 कितने गुना? 4 गुना। 14 चौक 56 होता है भाई। 14 की वैल्यू 56 4 गुना, तो 8 की वैल्यू 4 गुना कितनी हो जाएगी बेटा? 32 हो जाएगी। 8 चौक 32 सेकंड लगेगा। और यही इस सवाल का खत्म आंसर है, खत्म। तो कभी भी सिंपल केस बनेंगे आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हो। ऐसा कोई बच्चा जिसको अभी भी समझ में नहीं आया हो ये कॉन्सेप्ट? ऐसा कोई बच्चा? जीतू कुमार कहते हैं 56 की जगह पर 80 होता। मेरे भाई कभी कभी तो मैं आपसे बहुत परेशान हो जाता हूं। 80 होता या कुछ भी होता बेटा, इसको ऐसे नहीं करने, ऐसे कर लेते बेटा। मैथ नहीं सीखा बेटा, आप मैथ थोड़ा बहुत नहीं जानते। 10th हाई स्कूल वगैरह कुछ करके आए हो नहीं आई हो? 56 अगर मान लो यार ऐसी कोई वैल्यू होती डायरेक्ट नहीं कटती, तो कैसे करते हैं बेटा? भाई 56/14, इसके बट्टे हमेशा ये होता है भाई। इसकी गुने का मतलब क्या होता है? गुने का मतलब है भाग लगाना। गुने का मतलब भाग लगाना। 14 का भाग 56 में लगा दो, 14 4 बार जा रहा है, इसलिए 4 गुनी डायरेक्ट कर लिए, वैल्यू कट रही थी इसलिए। नहीं कटती तो क्या करती? 56/14 गुणा, जितना पूछेगा 8 का तो 8 का मल्टीप्लाई कर देते। 8 14 से कट रहा है बेटा, 4 8 चौ कितना बन गया? 32। अब मान लो यहां पर कुछ और होता, मान ले 80 होता, मान लिए तुम्हारी बात 80 होता, तो 80/14 गुणा 8 नहीं कर सकते? ये इतना नहीं कर सकते भाई। लो हो गया सवाल। कट जाए तो ठीक, नहीं कट जाए तो बेटा सॉल्व कर लो, इस तरीके से पॉइंट में आ जाएगा। छोटी छोटी कैलकुलेशन भी पूछते हो, क्या करोगे भाई एग्जाम में? हैं छोटी छोटी कैलकुलेशन भी पूछते हो आप। गुणा भाग तो आना चाहिए भाई, इतना गुणा भाग तो आना चाहिए। तो रियल आंसर इसका ऐसे बन जाएगा। या 56 था, हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। 56/14 गुणा 8, ये सॉल्यूशन होता है रियल। इसके बट्टे हमेशा ये आता है 56/14 गुणा 8। कर दो बेटा। 14 से कितने बार कट गया बेटा? 4 बार। और 8 तक कितना बन गया? 32। लो ऐसे कर दो, मेथड से कर दिया। अब तो सही है बच्चे, कोई दिक्कत टिका गिलवा हो बता दो। क्लियर बच्चे? पॉइंट क्लियर है? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो ये हो गया केस नंबर 1 5वें केस का। ये था केस नंबर 1। सवाल कभी कभी केस नंबर 2 का भी बन जाता है। ये आ गया आपके सामने केस नंबर 2। ये आ गया बेटा आपके सामने केस नंबर 2। इसका आंसर बता दो बेटा कितना कह रहा है? एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है घड़ी उतने बार बजती है। बहुत सुंदर भाई, बजने वाली घड़ी है, टन टन करने वाली घड़ी है। आपके घर में लगी है, जैसे ही 1 बज गया बहुत तेज चिल्लाती है, टन, 1 टन कर दिया। जैसे ही 2 बजेंगे 2 बार करेगी, टन टन, 2 कर दिए। 3 बजे 3, 4 बजे 4, 5 बजे 5, लगातार करती चली जाती है। तो सर आपको बताना है,
32 घंटे में कितने बार टर्न किया होगा उसने? 32 घंटे में कितने बार टर्न किया होगा? जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताए। 32 घंटे में घड़ी कुल कितने बार टर्न करेगी? 32 घंटे में घड़ी कुल कितने बार टर्न करेगी? टोटल टर्न पता है देखो, 32 घंटे में घड़ी कुल कितने बार टर्न करेगी? कुल कितने बार टर्न करेगी? करेक्ट आंसर क्या होगा? उषा कुमारी कहती है सर 48। 48 तो ऑप्शन है बेटा, 48। जल्दी बता दो बेटा, 32 घंटे में घड़ी कुल कितने बार टर्न करेगी? 32 घंटे में घड़ी कुल कितने बार टर्न करेगी? मैं करके दिखा दूं बेटा। ऐसा सवाल कभी भी आ जाए कि 32 घंटे में घड़ी टर्न करने का मतलब है सबको जोड़ लो बेटा, सबको जोड़ लो। गलती कहां हो जाती है? 1 बजे 1 टन, 2 बजे 2 टन, 3 बजे 3 टन, 4 बजे 4 टन, 5 बजे 5 टन। कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, 32 घंटे में 32 तक जोड़ देते हैं, 1 से लेके 32 तक की संख्याएं जोड़ देते हैं। ये सवाल गलत हो गया, ऐसे नहीं कर सकते, ये सवाल गलत हो गया, क्योंकि कभी घड़ी में 32 नहीं बचते। घड़ी में अधिकतम कितने बचते हैं बेटा? 12। 12 से ज्यादा नहीं बचते घड़ी में। कितने घंटे में भी पूछे तो जोड़ने का तरीका होता है, देखो 1 बजे 1 टन हुआ होगा, 2 बजे 2, 3 बजे सर 3 हुए होंगे, 4 बजे 4 हुए होंगे, तो इसका मतलब 12 बजे सर 12 टन हुए होंगे, तो 1 से लेके 12 तक की संख्याएं जोड़ दो। अब 12 बजे के बाद फिर दोबारा से 1 बजेगा, फिर दोबारा से 1 बजेगा, फिर 1 बजे 1, फिर 2 बजे, फिर 2, फिर 3 बजे 3, फिर 12 बज गए होंगे, फिर 12 बजे 12 टन। 1 से 12 12 घंटे, 1 से 12 12 घंटे, 12 12 कितने घंटे हो गए सर? 24। आंसर कितने घंटे का निकालना है सर? 32 घंटे का। तो 24 घंटे की वैल्यू तो जोड़ ली। अब 24 घंटे के बाद 32 घंटे, कितने घंटे बचे सर? 8। फिर 1 बजे से 1 बजे 1, 2 बजे 2, और फिर 8 बजे तक 8 घंटे और जोड़ दो। तो 12 और 12 24, 24 और 8 32 घंटे पूरे हो गए। चेक कर लो। ऐसे ही कितने भी घंटे में पूछे, कितने भी घंटे में पूछे, 32 घंटे, 36 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे, 80 घंटे, आपको 1 से 12 के पेयर में ही चलना है, क्योंकि घड़ी में सबसे पहले 1 बजता है और अधिकतम बजते हैं 12। 12 के बाद कभी घड़ी में 13 नहीं बजते, 12 के बाद डायरेक्ट बजता है फिर 1, तो 12 के बाद फिर 1, 12 के बाद फिर 1, वो बनता चला जाएगा। ठीक है, 1 से लेके 12 तक की संख्याओं का योग कर दो। फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, यहां लिख देता हूं बेटा। 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, ये बात सभी बच्चे जानते होंगे। n इंटू एन प्लस 1/2। ये मैथ में आपने कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। कभी भी अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला पता करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं का योग करना है, तो ये n हमारी 12 ही हो जाएगी बेटा। तो n का मान 12 हो जाएगा, तो 12 गुणा 13/2 कर दो, डायरेक्ट योग हो जाएगा बेटा। अंतिम संख्या लिखो 12 इंटू अगली संख्या 12 प्लस 1 का मतलब 12 के बाद 13, तो 12 गुणा 13/2 करने पर 1 से लेके 12 तक की संख्याओं का योग हो जाता है। 12 से कितने बार कट गया? 6 बार। 13 6 कितना आ गया बेटा? 78। तो 78 योग इसका हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये सभी बच्चों को पता चल गया, कर दो बेटा। तो ये भी हो जाएगा बेटा 78 प्लस ये भी हो जाएगा बेटा 78 प्लस 1 से लेके 8 तक की संख्याओं का योग होता है 8 गुणा 9/2 कर दूंगा। 8 गुणा 9/2 करूंगा, 2 से बेटा 8 कितने बचा? 9 चौक कितना आ गया? 36। 36 ही हो जाएगा। तो 36, 78 और 78 जोड़ दो तो कितना बनेगा बेटा? ये 192 बन जाएगा। 192 बन जाएगा, यही इसका राइट आंसर। खत्म सवाल। एक सौ बानवे इसका करेक्ट आंसर होगा, तो डी इज द राइट आंसर। खत्म सवाल। किसके समझ में नहीं आया बेटा बता दो। ऐसा कोई बच्चा हो जिसकी समझ में नहीं आया हो बता दो बेटा। ऐसा कोई बच्चा हो जिसकी समझ में नहीं आया हो बता दो। कितने घंटे में भी पूछ लूं फर्क नहीं पड़ता। 13 कैसे कर दिए बेटा? कहां कर दिए बेटे 13? कोई दिक्कत नहीं बेटा, जिसको नहीं आया होगा अगले क्वेश्चन में समझा दूंगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक समझा दूंगा बेटा। ठीक है, एक अगला सवाल और देख लेते हैं। ऐसा एक अगला सवाल और देख लेते हैं। अगला सवाल भी बेटा बिल्कुल ऐसा ही आ गया। अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही आ गया। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है घड़ी उतने बार बोलती है। तो बताइए 24 घंटे में घड़ी कितने बार बोलेगी? अब वैल्यू हमें 24 घंटे की निकालनी है, तो बेटा 24 घंटे की वैल्यू निकाल दो। 24 घंटे में कितने बार बोलेगी? तो कर दो सर, 1 से लेके 12 तक की संख्याओं का योग कर दो, प्लस
फिर 1 से लेके 12 तक की संख्याओं का योग कर दो, और यही इसका 1 से 12, 12 घंटे ये, 12 घंटे ये, 24 घंटे हो जाएंगे सर, 24 घंटे हो जाएंगे, और इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और 1 से लेके 12 तक की संख्याओं का योग कैसे करते हैं बेटा, 12 गुणा 13 बट्टे 2, यही फॉर्मूला था, यही लाया लगा दो बेटा, 12 गुणा 13 बट्टे 2, यही कॉन्सेप्ट था। n इंटू एन प्लस 1/2, यही तो करते थे बेटा। n क्या होगा 12, तो 12 गुणा 13 बट्टे 2 कर देंगे, 2 से कितने पकड़ के बेटा 6, 13 6 78, ये 78 ये प्लस 78 वो, और दोनों का योग 156 बनेगा, खत्म सवाल। दोनों का योग 156 बनेगा, खत्म सवाल। यही इसका राइट आंसर है, 156 करेक्ट ऑप्शन सी होगा। बता दो भाई किसके समझ में नहीं आया। बी नहीं होगा बेटा, 156 होगा, सी होगा। पवन कहते हैं सर 13 कहां से आया, बेटा फॉर्मूला क्या था, क्या कर रही हो भाई, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 था। n हमेशा अंतिम नंबर होता है, तो n का मान कितना है सर 12, तो 12 इंटू 12 प्लस 1/2 करोगे तो 12 और 1 13 नहीं हो जाएगा ये, तो 12 गुणा 13 बट्टे 2 नहीं हो जाएगा। क्या कर रहे हो भाई, फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा है। हाँ 13 कहां से आया, अभी भी ये पूछ रहे हो भाई। 12 अंतिम नंबर लिखो, अंतिम में अगला नंबर बढ़ाओ, तो 12 गुणा 13 बट्टे 2 कर दो। हमेशा याद रखा करो, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने एक फॉर्मूला बोला कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग करना है, 100 तक की संख्याओं का योग करना है, तो कैसे करेंगे, अंतिम नंबर लिखो सर 100 गुणा, फॉर्मूला कुछ मत याद रखा करो, 100 गुणा 100 के बाद अगला नंबर क्या होता है, 100 प्लस 1 का मतलब 101, एक नंबर बढ़ा के और 2 का भाग लगा दो, योग हो जाएगा ये। 2 से 100 कितने बार कट गया बेटा, 50 बार, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 50 50 बन जाएगी। ये डायरेक्ट योग हो गया, खत्म सवाल। तो ऐसे ही हम किसी भी नंबर तक का योग कर सकते हैं। n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ये आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, ये मैथ के कॉन्सेप्ट हैं, आपने ये नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे, आप औसत में भी पढ़ते होंगे, एवरेज में भी। ये कभी कभी सवाल सीधे सीधे आ जाते हैं, तो ये वही सवाल हैं सारे, कर लेंगे सारे बच्चे। अगले केस की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला केस बेटा, एक बस प्रत्येक 30 मिनट पर चलती है। कुछ सवाल बेटा ये लेट जल्दी वाले और आ जाते हैं, कुछ सवाल ये लेट जल्दी वाले और आ जाते हैं, इन सवालों को और कर लेते हैं। अगर लेट जल्दी वाला कभी भी सवाल आ गया कि बच्चा कोई लेट हो रहा है या बस लेट हो रही है या अर्ली वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे सवालों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सवाल को ढंग से पढ़ लेना, आंसर उसी में निकल आएगा बेटा। सवाल को ढंग से पढ़ लेना, आंसर उसी में निकल आएगा। जल्दी से बता दो, सवाल कह रहा है एक बस प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पे चलती है। यदि एक क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 12 मिनट पहले चली गई और अगली बस 8:42 पर जाएगी, तो क्लर्क ने यात्री को सूचना कितने बजे दी। कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है। कभी भी ये सवाल आ जाए लेट और जल्दी वाले, तो इन सवालों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ऐसे सवाल हमेशा लैंग्वेज को पढ़ लो ढंग से, आंसर उन्हीं में निकाल देता है। जल्दी बता दो बेटा। एक बस प्रत्येक 30 मिनट पे चलती है, तो गैप 30 मिनट का हो गया। इसका मतलब यह है कि पहली बस में और दूसरी बस में जो गैप होगा, पहली वाली बस में और दूसरी बस में जो गैप होगा वो 30 मिनट का होगा सर, 30 मिनट का गैप होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। एक क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 12 मिनट पहले चली गई, पहली वाली बस 12 मिनट पहले चली गई, 12 मिनट पहले चली गई, तो 12 मिनट कैसा है बच्चा, लेट आया है इसका मतलब, तभी तो बोलेगा 12 मिनट पहले चली गई। भाई 8 बजे की बस हो, आप जाओगे 8:12 पर, तो ये तो बोलेगा क्लर्क 12 मिनट पहले चली गई। तो अगर बस हो या ट्रेन हो, 12 मिनट पहले चली गई, 10 मिनट पहले चली गई, 5 मिनट पहले चली गई, 1 मिनट पहले चली गई, जितने मिनट पहले चली गई उतने ही लेट है हम। इनडायरेक्ट वे में ऐसे समझ लो, 12 मिनट पहले चली गई तो हम इसका मतलब 12 मिनट ही लेट हैं, सीधी सी बात। और अगली बस, अगली का मतलब होता है अगली वाली 8:42 पर जाएगी, अगली का मतलब होता है सेकंड। पहली तो चली गई, अगली जाएगी 8:42 पर, तो अगली का मतलब सेकंड। तो सेकंड कब जाएगी, 8:42 पर, 8:42 पर सेकंड जाएगी। अगर सेकंड 8:42 पर जाएगी तो पहली वाली तो निकल गई बच्चे, तो पहली वाली कब गई होगी सर, 30 मिनट का गैप चलता है, 30 मिनट का गैप, तो 30 मिनट अगर इसमें से कम कर दूंगा 8:42 में से, तो 8:12 पर पहली वाली गई होगी। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 30 का होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 30 का होना चाहिए। अगली वाली ट्रेन टाइम से सब कुछ सवाल सॉल्व हो जाता है। अगली 8:42 पर जाएगी तो सवाल के हिसाब से पहली 30 मिनट पहले 8:12 पे गई होगी। अगर वो 8:12 पर स्टेशन पर होता या बस स्टैंड पर होता तो बैठ के चला ही जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो बस गई 8:12 पर पहली,
लेकिन वो लेट कितना आया है, 12 मिनट। जितना लेट आया उतना जोड़ दो, उतना ही उसमें और जोड़ दो, तो इतने बजे आया होगा 8:24 पर। तो इसका मतलब है जो सूचना मिली है, जो सूचना मिली है, सूचना जो मिली है वो 8:24 पर मिली है। यही इस सवाल का राइट आंसर है, यही इस सवाल का राइट आंसर है। तो करेक्ट आंसर बच्चा सी बनेगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, खत्म सवाल। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 8:12 पर तो बस गई है पहली, और लड़का 12 मिनट बाद आया है उसके, तो 8:24 पर आ गया होगा। तो 8:24 पर क्लर्क ने उसे बताया था कि बस तो आपकी 12 मिनट पहले चली गई प्रॉपर तरीके से। तो करेक्ट आंसर बेटा 8:24 बनेगा। एक बार फिर समझा दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, फिर समझा दूंगा। एक सवाल ऐसा और करा देता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसलिए मैं हर कॉन्सेप्ट के 2-2 3-3 सवाल लेके आता हूं, जिससे आपका अगर एक बार में समझ में नहीं भी आए तो आप सेकंड कॉन्सेप्ट से आसानी से समझ सकते हो। एक बात समझना बेटा, कभी पर भी लेट वाले और जल्दी वाले सवाल कभी भी आ जाएं तो इन क्वेश्चनों को करने का बेटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ऐसे सवाल हमेशा लैंग्वेज पढ़ के आसानी से समझ में आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, एक अगला सवाल ऐसा और दे रहा हूं, और उस क्वेश्चन को बेटा जल्दी से कर देंगे। एक बस प्रत्येक 45 मिनट के अंतराल पे चलती है, तो गैप पता चल गया 45 का। जिन बच्चों का समझ में आ गया बेटा बच्चे सॉल्व कर दें, और जिसके क्लियर नहीं हुआ वो सामने देख लो। पहली वाली बस में और दूसरी वाली बस में अंतर आएगा सर 45 मिनट का, अंतर 45 मिनट का आना चाहिए, गैप 45 मिनट का रहेगा। ठीक है बच्चे, एक बस प्रत्येक 45 मिनट के अंतराल पे चलती है, गैप 45 का आ गया। साफ साफ कह रहा है ये बस रन एट एन इंटरवल ऑफ 45 मिनट, 45 मिनट का गैप होना चाहिए। फिर कहता है एक क्लर्क ने एक यात्री को बताया, एक क्लर्क कोई होगा, वो किसी पैसेंजर से बता रहा है कि बस 16 मिनट पहले चली गई, तो हम कितना लेट है बेटा, 16 मिनट ही लेट है। जितने मिनट पहले बस चली गई उतना ही लेट है हम। 16 मिनट पहले चली गई तो 16 मिनट लेट है, 1 मिनट पहले चली गई तो 1 मिनट लेट है, सीधी सी बात। और अगली बस, अगली का मतलब होता है दूसरी, 10:30 बजे जाएगी। अगली का मतलब सेकंड वाली बस कितने बजे जाएगी, 10:30 पर। सेकंड वाली बस 10:30 पर जाएगी, सवाल यहीं से खत्म हो गया। अगर अगली जाएगी 10:30 पर, अगली जाएगी 10:30 पर, तो पहली कब गई होगी बेटा, पहली कब गई होगी, 45 कम कर दो, 9:30 पर। अगली कब जाएगी बेटा, 9:45 पर, 9:45 पर। 10:30 में से 45 मिनट कम कर दो तो 9:45 बनेगा बेटा, 9:45 बनेगा। इसे 10 कर लेना बेटा, सारे बच्चे, सारे बच्चे इनको 10 कर लेना, सारे बच्चे इनको 10 कर लेना ऑप्शन में। 9 नहीं बजेंगे, सारे बच्चे 10 कर लेना इसको। ठीक है, तो पहली वाली 10:30 बजे जाएगी, सॉरी दूसरी 10:30 पर जाएगी, तो पहली 45 मिनट पहले 9:45 पर जाएगी। 9:45 पर लेट कितना है बेटा, 16 मिनट, तो यही 16 मिनट इसमें जोड़ दो, यही 16 मिनट जोड़ दो, तो आंसर बनेगा बेटा 10:01 पर सूचना मिली। 10 मिनट पर, 10:01 पर क्या मिली बेटा, सूचना। तो सूचना मिली होगी 10:01 पर। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या बनेगा, बी इज द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन बी बना लेना। 10 बजकर बेटा, सबकी जगह 9 की जगह, सबकी जगह 10 कर लेना। करेक्ट आंसर बनेगा 10:01 पर एग्जैक्ट सूचना मिली, यही इसका राइट आंसर है, खत्म सवाल। अब बता दो बेटा किसके समझ में नहीं आया, ऐसा कोई बच्चा जिसको अभी भी लग रहा हो सर समझ में नहीं आया, ऐसा कोई बच्चा जिसको अभी भी लग रहा हो सर समझ में नहीं आया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इनको तो लैंग्वेज पढ़ के बिल्कुल क्लियर हो जाता है, लैंग्वेज पढ़ते ही क्लियर हो जाता है कि सवाल में क्या होने वाला है। ठीक है बच्चे, एक सवाल और देखेंगे और टॉपिक को फिनिश करेंगे इसको। मीटिंग वाला समय देख लो बेटा, मंगलवार के दिन गोष्ठी का मतलब होता है एक मीटिंग, कोई मीटिंग हो सकती है बेटा, देखो मीटिंग लिखा हुआ ये रहा। ठीक है, सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले, 8:30 बजे से 8:30 से 15 मिनट पहले, 15 मिनट माइनस कर दो, पहुंचकर मैंने पाया, तो मैं कितने बजे पहुंचा, 8:15 पर। पहुंचकर मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले आया हूं जो 40 मिनट देर था। देखो, जो व्यक्ति 40 मिनट लेट था उससे मैं 30 मिनट पहले आ गया हूं, आधा घंटे पहले आ गया हूं। तो मीटिंग का सही समय कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है मीटिंग का राइट टाइम कितना होगा, मीटिंग का राइट टाइम कितना होगा, कोई भी बच्चा बता सकता है, जल्दी से कर दो बेटा। लास्ट सवाल चल रहा है बेटा, लास्ट सवाल चल रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बता दो।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बता दो। क्वेश्चन कह रहा है मंगलवार को मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचा हूं। 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच गया मीटिंग में, तो ये बात बिल्कुल सच हो गई कि 8:30 बजे से अगर मैं 15 मिनट पहले मीटिंग में पहुंचूंगा तो मेरी मीटिंग में उपस्थिति कितने बजे होगी? 8:15 पर। 8:15 पे मीटिंग में मेरी उपस्थिति होगी। ठीक है बच्चे, ऐसे सवालों को ढंग से पढ़ना, आंसर उन्हीं में छुपा होता है। अब जैसे ही मैं 8:15 पे मीटिंग में पहुंचा तो मैंने पाया, मुझे मीटिंग में पहुंचते ही मुझे कुछ एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया हूं। आधा घंटे का मतलब होता है 30 मिनट, तो 40 मिनट देरी से आया था। मतलब जो लड़का 40 मिनट लेट था उससे मैं 30 मिनट पहले आ गया हूं। 30 मिनट पहले आ गया हूं बेटा। बात कुछ ये बन रही है, मैं उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले आया हूं जो 40 मिनट देर था। मतलब जो लड़का 40 मिनट लेट था उससे मैं 30 मिनट पहले आ गया। इसका मतलब है मैं भी कितना लेट हूं सर? 10 मिनट तो मैं भी लेट हूं। भाई कोई मित्र आपका 40 मिनट लेट है, आप उससे 30 मिनट पहले जा रहे हो, इसका मतलब तुम भी 10 मिनट लेट जा रहे हो। सीधी सी बात, इन दोनों का डिफरेंस ही लेट होता है बेटा। कितना लेट जा रहा है? 10 मिनट, वो भी लेट है। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कर दिया करो, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया करो, वो डायरेक्ट लेट निकल आता है। सीधी सी बात बेटा, 40 मिनट लेट था कोई दोस्त, उससे मैं 30 मिनट पहले जा रहा हूं, तो मैं भी बेटा 10 मिनट लेट हूं। अगर मैं ये बोलता कि 40 मिनट लेट जाने वाले बच्चे से 38 मिनट पहले जा रहा हूं, तो समझ लो बेटा 38 मिनट पहले जा रहा हूं, तो 40 मिनट जो लेट था उससे 38 मिनट पहले जाऊंगा, तो मैं भी 2 मिनट लेट हूं। दोनों का अंतर दो। मैं बोलूं कि 40 मिनट लेट जाने वाले बच्चे से 39 मिनट पहले जा रहा हूं, तो सर कितने मिनट 39 मिनट पहले जा रहा हूं, इसका बेटा 1 मिनट में अभी भी लेट हूं। 1 मिनट में अभी भी लेट हूं। अगर मुझे राइट टाइम पे जाना है तो 40 मिनट जो लड़का लेट है उससे 40 मिनट पहले जाना पड़ेगा, तो मैं राइट टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अगर सवाल सही बनता तो 40 मिनट लेट आने वाले बच्चे से मुझे 40 मिनट पहले जाना पड़ता, तो करेक्ट टाइम पे पहुंचूंगा। करेक्ट टाइम पे पहुंचा नहीं, उससे सवाल कह रहा है कि 40 मिनट लेट आने वाले बच्चे से 30 मिनट पहले पहुंचा हूं। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 10 मिनट का। इसका मतलब मैं कितना लेट हूं? तो 10 मिनट लेट हूं। इसका मतलब जब 8:15 पे पहुंचा तो मैं 10 मिनट लेट था। तो मैं 10 मिनट क्या था? लेट था। 10 मिनट लेट था। इसका मतलब मीटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। तो मीटिंग कब शुरू होगी बेटा? इसका मतलब 8:05 पे शुरू होगी। तो मीटिंग का राइट टाइम होगा, मीटिंग का राइट टाइम बराबर होगा 8:05। 8:05 की मीटिंग है और मैं कितने बजे पहुंचा हूं? 8:15 पर। 10 मिनट लेट पहुंचा हूं। यही इसका राइट आंसर है। तो 8:05। करेक्ट ऑप्शन बेटा सी बनेगा। राइट ऑप्शन सी बनेगा। खत्म सवाल। करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। माइनस कर देते हैं, जितना भी लेट आएगा, जितना लेट होगा, मीटिंग उतनी पहले शुरू हुई है। मैं 8:15 पे पहुंच गया था मीटिंग में, और 8:15 पे जैसे ही पहुंचा तो मुझे वहां पर जाके एहसास हो गया कि मैं 10 मिनट बाद में आया हूं, 10 मिनट लेट आया हूं। इसका मतलब क्या है? कि मेरे पहुंचने के 10 मिनट पहले मीटिंग शुरू हो गई होगी। इसका मतलब है तो 8:15 से 10 मिनट पहले मीटिंग शुरू हो गई, 8:05 पे मीटिंग शुरू हो गई होगी। सीधी सी बात है। 8:05 की मीटिंग, 8:15 पे गया हूं, 10 मिनट लेट गया हूं, बात खत्म। क्लियर बेटा? सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। कुछ सवाल मैं इसमें HW में दे देता हूं बेटा, कुछ सवाल इसमें और एक्स्ट्रा होंगे। ये नीचे के सारे सवाल ये आप HW वर्क में करेंगे, ये सारे HW वर्क में करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आपके क्लॉक टॉपिक को यहां पर एंड करेंगे। हम क्लॉक टॉपिक को यहां पर एंड करेंगे। ये सारे वर्क बेटा मैंने HW वर्क में दे दिए हैं। ये क्वेश्चन बेटा आप लगा लेना। प्रैक्टिस शीट आपको मैं और दे दूंगा, एक्स्ट्रा सवाल में कुछ और दे दूंगा आपको, जिस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हमने क्लॉक प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया, और क्लॉक टॉपिक में बच्चे हमने टोटल 5 टाइप पढ़े। टोटल 5 टाइप पढ़े बेटा हमने, और 5 और टाइपिंग में आपने आसानी से सारी चीजें कवर कर ली होंगी। एक एक करके मैंने सारे केस समझाए थे। कुछ क्वेश्चन बेटा आप लगाएंगे, जहां से लगाना चाहते हो वहां से क्वेश्चन लगाना बेटा। आप क्लॉक के सारे क्वेश्चन लगने लगेंगे। एक प्रैक्टिस शीट मैं दे दूंगा, एक प्रैक्टिस शीट मैं दूंगा, आप उसके भी सेट लगा लेंगे। तो जिस तरीके से आपकी लगातार प्रैक्टिस चलती रहेगी। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कल नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात 11 बजे होगी। ठीक है बच्चे, तो कल मिलेंगे 11 बजे। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।